जय हिंद। एक नई शुरुआत होने जा रही है। अब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। जैसे ये आज जो हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, पहला दिन अभी है, आज स्टार्टिंग है, तो इसकी शुरुआत हो रही है अभी। ठीक है, तो शुरुआत करने जा रहे हैं। अब उसको देखिएगा कि कैसे हम सॉल्व करा रहे हैं, क्या उसमें कमी है, क्या कमी नहीं है, या क्या समस्या आपको हो रही है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन सभी चीजों को आपको देखना होगा। आज पहला दिन है, प्रैक्टिस सेट थोड़ा है, क्वेश्चन पेपर पॉलिटी का है, वही सॉल्व कराएंगे हम। उसको देखने के बाद जो आपको समझ में आए, जो भी कि नहीं ये कमी है, इसमें ये सॉल्व कराना चाहिए, हमको ये सॉल्व कराइए, ये जो क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे सिर्फ पॉलिटी का है, वो समझा रहा है, सिर्फ पॉलिटी का। ये नहीं कि हम स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक जीके अलग होगा, ये अलग अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। जैसे मान के चलिए कि पॉलिटी का पहला जो है भाग पहला है, भाग पहले में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अब वो उससे कितने अनुच्छेद रिलेटेड अनुच्छेद हैं, जो उससे क्वेश्चन कितने बनेंगे, उन सभी चीजों को लेके हम इस पे आएंगे। ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट वाइज। जैसे पॉलिटी का अलग हो गया, हिस्ट्री का अलग हो गया, इकोनॉमिक का अलग हो गया, जियोग्राफी का अलग हो गया। ठीक है, स्टैटिक जीके में क्या होता है, इन्हीं सभी क्वेश्चनों को मर्ज करके दे दिया जाता है, वो हो जाता है स्टैटिक जीके आपका। ठीक है, तो आज पहला दिन है, आज स्टार्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोट, सभी लोग अक्सर कोट से स्टार्टिंग करते हैं, तो हमारा तो पहले का कोट था कि जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो जी और जान लगा के लड़ेगा। अब यहाँ पे यह है कि दूसरा वाला थोड़ा कि लक्ष्य के आधे रास्ते पे जाकर कभी वापस ना लौटें। लक्ष्य के आधे रास्ते पे जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि जब आप वापस लौट रहे होते हैं तो आपको फिर आधा रास्ता तय करना होता है। अब ये चीजें समझदार लोगों के लिए है, अब जो ना समझ है उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग जिन लोगों को कुछ करना है, जिनके अंदर या जिनके मन में कुछ उत्साह है कि नहीं हम कुछ अच्छा कर लें, तो जब आप पढ़ाई के क्षेत्र में लगे हैं तो आप अपने आधे रास्ते से भागे ना। आप जहां पे हैं वहां से कोशिश करिए कि और आगे हम जाए। गलती क्या करते हैं लड़के, वहीं पे रहते हैं, वहां पे रहेंगे, वहां से जब नहीं सिलेक्शन होगा तो पीछे भागने लगते हैं। यहीं पे गलती होती है और वो बैकफुट पे आके चले जाते हैं अपने घर, समेट के बैग वगैरह चले जाएंगे घर। लोग ना पढ़ाई ढंग से करते हैं ना कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये कोट था। खैर, अब हर दिन प्रैक्टिस सेट अगर चलता रहेगा तो कोट आप लोगों को पता ही रहेगा कि कौन कौन सा कोट है, हम बोलते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने प्रारंभ कर रहे हैं। आज पहला दिन है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका कि पॉलिटी से है। बताएं पहले ही आप लोगों को कि पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जितने भी 30 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, टोटल पॉलिटी के आएंगे। इरिटेट नहीं होना है, पॉलिटी के क्वेश्चन है, पढ़ाएंगे, इसको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, जरा देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। अब इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए प्रस्तावना, कि प्रस्तावना में इस पंथ निरपेक्ष शब्द को बोला गया है। ठीक है, प्रस्तावना में इस पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसका पहला ऑप्शन है कि भारत में अनेक धर्म है, भारत में अनेक धर्म है। दूसरा है कि भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा है धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। चौथा है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप इसमें ज्यादा सुटेबल कौन सा है। आप जब संविधान पढ़ते हैं तो उस संविधान में भारत में आप पढ़ते होंगे कि भारत में अनेक धर्म है, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, ये अनेक धर्म है, आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा है कि भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती तो आप अपने धर्म को कैसे मान लेते, यानी ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक, तीसरा है धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। हमारे यहाँ यह भी नियम है कि अगर आपको जो धर्म मान रहे हैं उनके लिए धर्म है कि अपना धर्म मानिए, जिनको नहीं मानना है उनके पास भी ऐसा व्यवस्था है कि आप जो है धर्म मानिए या मत मानिए। ठीक, ये भी सही है, लेकिन इसका एक्चुअल जो सही है उसका सही आंसर क्या है, आपको ये बताना है कि जो सही भाव है, जो यहाँ पे आपको लिख रहा है कि इसका सही भाव क्या व्यक्त करता है, तो उसका सही भाव जो है ये भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इस चीज समझा ना, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप सबसे बड़ी बात है कि आप राज्य समझ किसको रहे हैं, आप जो राज्य है समझ किसको रहे हैं। राज्य आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ को समझ रहे हैं या कुछ और राज्य है।
ठीक है। तो ये जो राज्य कह रहा है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इस राज्य की जो चर्चा है आर्टिकल 12 में है, अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 12 में इसकी चर्चा है कि बताया गया है कि राज्य की परिभाषा, जब आप आर्टिकल 12 पढ़ेंगे भाग 3 में आता है, भाग 3 में 12 से 35 तक अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 12 कहता है कि इसमें राज्य की परिभाषा है। अब राज्य की परिभाषा वो है जैसे भारत की संसद, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, राज्य सरकारें, विधानसभाएं, राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, ये लोग राज्य होंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार की बात नहीं हो रही, ये लोग राज्य होंगे। यानी जो भारत सरकार है, जो भारत सरकार की संसद है, जिस संसद में भारत सरकार के लोग काम करते हैं, वो उन लोगों का कोई धर्म नहीं होगा। यानी देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनका कोई भी धर्म नहीं है। जब वो अपने पद पे बैठे हैं तो उनका कोई धर्म नहीं है। भाई देखिए, एक व्यक्तिगत तौर पे आप अपने धर्म मान सकते हैं, लेकिन जब आप उस पद पे बैठे हैं तो भारत में ये कहा गया है कि भारत में जो सरकारी पद पे बैठेगा कोई भी होगा, चाहे आपके जिले का डीएम ही क्यों ना हो, उसके पास भी कोई धर्म नहीं होगा। हाँ, वो अपने व्यक्तिगत तौर पे जब भी कभी आप उसको पूजा करते देखेंगे, कुछ भी करते देखेंगे, तो वो व्यक्तिगत तौर पे उसका है, ठीक है। तो सही तो तीनों है, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन उसका जो सही भाव जो व्यक्त कर रहा है वो कर रहा है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी राज्य समझ में आया, राज्य है भारत सरकार, संसद, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, ये सब राज्य हैं, न कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वो राज्य की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें कौन सा सही है? डी वाला। डी वाला जो है ये सही है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? आप जो उद्देशिका या प्रस्तावना, जो उद्देशिका है या जो प्रस्तावना है, अगर आपको याद रहेगा या आप उसे पढ़े रहेंगे तब मैं ये बता पाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सहित नहीं है। तो यहाँ पे दिया है विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। अब ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता दिया है। अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, हमारे यहाँ प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय दिए जाएंगे प्रत्येक व्यक्ति को, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। फिर उसके आगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, आपको स्वतंत्रता है। अब देखिए न्याय कितने प्रकार के हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 5 प्रकार के। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इस 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है, ठीक है। अब देखिए विचार की स्वतंत्रता आपको मिल गया, आर्थिक स्वतंत्रता मिल रहा है, आर्थिक न्याय की बात की जा रही है, आर्थिक न्याय की बात की जा रही है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता की। यही चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, आर्थिक न्याय दिया है, और आप अगर अच्छे से आपको मालूम नहीं है कि प्रस्तावना में ये चीज है, आपको इतना मालूम है कि नहीं 3 प्रकार के न्याय की बात होती है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात होती है, लेकिन आपको सही तरीके से नहीं याद है कि यहाँ पे किस चीज को ये बोल रहा है। ये न्याय है, जो आर्थिक है वो न्याय है, ठीक है। अब देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ पे देखिए ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया है, और विश्वास की भी स्वतंत्रता है। यानी जो विचार की स्वतंत्रता है ये भी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, और विश्वास की भी स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ये जो है आर्थिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। तो क्या नहीं, उद्देशिका में क्या सन्निहित नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता सन्निहित नहीं है। ये आपका भी सही है। आइए तीसरे क्वेश्चन पे, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अब ये कह रहा है कि आप देखना है आपको कि ये जो प्रस्तावना हमारी है
जिसे हम लोग संविधान का सार कहते हैं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, ये वाला जो है, आप ये इसमें 1975 तक कभी संशोधन किया गया था कि नहीं किया गया था, आपको ये देखना है। ठीक है, समझ रहा है। अब आपको प्रस्तावना पूरी, सबसे पहले तो आपको पूरी प्रस्तावना मालूम होनी चाहिए। उस प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप करेंगे। क्योंकि ये दे रहा है, डेट दे रहा है कि 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, यानी 1975 के बाद क्या जुड़ा है, 1975 से पहले क्या था। तो देखिए, ये बंधुत्व, संप्रभुता, समानता और अखंडता, ठीक है, ये 4 प्रकार है। चार्ट दिया ना ऑप्शन। अब इसमें आपको देखना है कि आप जब आप पढ़ेंगे उसको, प्रस्तावना को, तो कहेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं बद्धता को बढ़ाने के लिए तथा उसमें जो ये प्रस्तावना इसकी है, ठीक है। आप जब ये प्रस्तावना आप पूरी पढ़ेंगे तब जाके आपको ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होगा कि उसमें क्या क्या चीज दिया है, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बंधुत्व, जिसमें भाईचारा की बात की जा रही है, ये जो संप्रभुता, यानी हम लोग पूरे संप्रभु हैं, यानी हमारे ऊपर कोई राज्य नहीं कर सकता है। फिर है समानता, यानी हमारे देश में सभी लोग समान हैं। फिर है अखंडता, यानी हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। तो 1975 से पहले जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, इसमें जो है आप में तीन प्रकार जोड़ा गया था, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। ये जो अखंडता शब्द जुड़ रहा है आपको, ठीक है, ये जुड़ा है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यानी 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, यानी ये जो अखंडता है ये 1975 में शामिल नहीं था। क्यों? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। समझना है चीज, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। ये बंधुत्व का मतलब भाईचारा होता है, संप्रभुता का मतलब होता है हमारा देश संप्रभु है, यानी हमारे देश के ऊपर किसी भी देश का शासन नहीं चलेगा। हमारा देश कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, हमारे निर्णय में कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश बाधा नहीं डालेगा, ठीक है। समानता, सभी लोग एक समान है। अखंडता मतलब हमारे देश की एकता अखंडता बनी रहेगी। आइए चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? अब आपको देखना ऑप्शन क्या है। पहला है कि दोहरी नागरिकता, दूसरा है बी वाला जो है एकल नागरिकता, सी है उपरोक्त में से दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता पहले है क्या, नागरिकता की चर्चा किस भाग में है। तो भाग 2 में चर्चा है आपकी नागरिकता की, भाग 2 में है आपकी चर्चा नागरिकता की, जो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। कहां से कहां तक है? 5 से लेके 11 तक है। हमने नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया है? ब्रिटेन से। हमारे जो नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। जानते हैं एम लक्ष्मीकांत की जब आप किताब पढ़ेंगे तो इसमें बताया जाता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा ये बताइए कि हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान क्यों किया गया है, तो आप अगर सक्षम है जवाब देने में तो जवाब दे दीजिए, नहीं सक्षम है तो नहीं दे पाएंगे। उसमें जवाब देना जो ज्यादा बेटर जवाब है उसमें यह होता है एकल नागरिकता का प्रावधान इसलिए किया गया है कि हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कन्याकुमारी का हो और चाहे ऊपरी भाग का हो, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस हो कि हम सभी लोग एक है, इसीलिए हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। अक्षय कुमार आप बीच में देखे होंगे कि अक्षय कुमार पहले कनाडा के नागरिक हो गए थे, फिर अब भारत के नागरिक हैं, ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे भारत में है, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी सही है। समझा रहा है कहां से दिया गया है, किस देश पर आधारित है? ब्रिटेन पर आधारित है। इसकी चर्चा किस भाग में है? तो भाग 2 में है। कौन से अनुच्छेद में? 5 से लेके
11 तक। अब इसी नागरिकता को लेके हमारे यहाँ अभी सीए चल रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अभी जो है 2019 में पारित हुआ था। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है पारित हुआ था, लेकिन लगभग 52 महीने बाद ये 2024 में लागू हुआ है। पूरे भारत में 2024 में लागू हुआ है। खैर 2024 में जब ये लागू हुआ तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी 253 वगैरह के करीब याचिकाएं दायर की गई हैं। अब इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा गया था कि सीए जो है किसी एक धर्म के खिलाफ है, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि सीए हम नहीं रोकेंगे। हालांकि केंद्र सरकार से पूछा गया है, केंद्र सरकार से सवाल किया गया है। अब जो है अटॉर्नी जनरल जो है वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। अब देखिए कि उस जवाब में वो दाखिल क्या करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे। यानी 9 दिसंबर 1946 से कैबिनेट मिशन योजना के तहत जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ, तब से लेके 26 नवंबर 1949 को जब हमने अपने पूरे संविधान को अंगीकृत कर लिया था, आत्मार्पित कर लिया था, ठीक है, तो उस दिन से कौन कौन से अनुच्छेद लागू हो गए थे। ठीक है, तो टोटल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे उस दिन से। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे देश में टोटल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है, अब उसमें पहला नागरिकता का प्रावधान, ठीक, यानी हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देना था, यानी वो हमारे देश का नागरिक है तो कहीं ना कहीं नागरिकता देना ही होगा। हमारे जो देश में है हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे देश के ही है, विदेश के भी तो लोग थे। ठीक है, तो इस चीज का निर्धारण करने के लिए हमने नागरिकता का प्रावधान किया था, हमने इसको ले लिया। फिर दूसरा एक चुनाव संबंधी प्रावधान, हमको चुनाव भी कराना था, क्योंकि हम जो है लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र का मतलब होता है लोक में जनता, तंत्र में शासन, यानी जनता का शासन, यानी जब तक जनता वोटिंग नहीं करेगी तब तक कैसे हम करेंगे। तो चुनाव संबंधी प्रावधान जो है ये ले लिया गया, यानी नागरिकता संबंधी प्रावधान। अगर हमारे यहाँ एक नियम है ना कि अगर आप नागरिक नहीं रहेंगे तो वोटिंग नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए नागरिकता के प्रावधान को भी लिया गया और चुनाव संबंधी प्रावधान को भी लिया गया। तीसरा है कि अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान। अच्छा ये बताइए, जो अभी वर्तमान में लोकसभा का चुनाव 2024 का होने वाला है, अगर ये संसद न रहती तो ये चुनाव संबंधी प्रावधान हम लेके करेंगे क्या, ये नागरिकता संबंधी प्रावधान हम लेके करेंगे क्या। ठीक है, तो इसी संसद को चलाने के लिए एक चुनाव की प्रक्रिया बनाई जाती है और नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सही है आपका ऑप्शन ए डी सही है, यानी उपरोक्त सभी। टोटल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 15। 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया था। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस को। संविधान दिवस के रूप में हम जो है 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित हुआ था। अंगीकृत का मतलब जो हमारा संविधान है हमारे अंग के ऊपर लागू होगा। अधिनियमित का मतलब इसमें जितने अधिनियम दिए गए होंगे, इस किताब में जो अनुच्छेद दिए हैं, जितने अधिनियम देंगे हमारे ऊपर लागू होंगे। आत्मार्पित का मतलब होता है कि हम इसे अपने आत्मा से इसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, समझाया? इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला आइए, अब देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है नागरिकता प्रदान करता है। अब किस आधार पर करता है? अभी आप देख रहे हैं ना कि हमारे यहाँ सीए के तहत कितने देशों को नागरिकता दी जा रही है? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। तो हम जो है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। कितने प्रकार से नागरिकता प्रदान करता है? जन्म के आधार पे, जब हमारे यहाँ पहला अधिनियम बना, नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में जब बनाया गया था, तो पहले जब 5 प्रकार से हमारे नागरिकता दी जाती है। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, भूमि अर्जन के आधार पे, ये जो 4-5 प्रकार हैं इसके, उस आधार पे देखेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे ना कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। किस प्रकार पे? जन्म के आधार पे, निवास के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, उपयुक्त सभी के आधार पे। ठीक है, अब देखिए, जन्म के आधार पे यानी 1955 के अधिनियम के अनुसार अगर भारत में कोई पैदा हो जाता तो भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसमें फिर संशोधन कर दिया गया कि नहीं, आप भारत में पैदा होंगे इसका मतलब थोड़ा कि भारत के नागरिक होंगे। हाँ, आपके भारत में जब पैदा हो रहे हैं तो आपके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो वो जो था आपको जो नागरिकता मिली थी वो जन्म के आधार पे थी। ठीक, दूसरा है निवास के आधार पे। अब ऐसा थोड़ा है कि अमेरिका का कोई व्यक्ति आ गया तो हम उसको निवास के आधार पर नागरिकता दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम उसको कहेंगे कि अगर आप निवास कर रहे हैं
यही आधार है ना। अभी जो रोहिंग्या हमारे यहाँ आए हैं वो मुस्लिम है, जो म्यांमार के हैं लोग, लेकिन बांग्लादेश होकर हमारे असम में घुसे, असम से पूरे दिल्ली तक फैले हैं। तो ये लोग जो है हमारे यहाँ निवास कर रहे हैं ना, इन्हीं के लिए लाया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कि आप अगर 5 साल यानी 2014 से पहले भारत में आ गए होंगे तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आप भारत में आ गए होंगे तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो वो नागरिकता क्यों दी जा रही है कि आपने जो है 5 साल लगभग भारत में निवास कर लिया है, ठीक है, 5 साल आपने भारत में निवास कर लिया है। जो समय सीमा पहले 10 साल थी, ये जो निवास करने की समय सीमा है ना, ये समय सीमा पहले 10 साल थी, लेकिन इसी को 2019 में घटा के 5 साल कर दिया गया है। यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी व्यक्ति विदेश का होगा और वो भारत में आ गया होगा और वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहा होगा, तब उसे नागरिकता दे दी जाएगी। यानी हम जन्म के आधार में नागरिकता देते हैं, निवास के आधार में भी देते हैं, देशीकरण के आधार में भी देते हैं, ठीक है, देशीकरण के आधार पे भी हम देते हैं। यानी अगर आपकी मर्जी, हमारे यहाँ किसी महिला से शादी कर लीजिए, ठीक है, हमारे यहाँ की महिला से किसी भी महिला से शादी कर लीजिए, ठीक, तो वो जो है आपका देशीकरण। अब इसमें भी समय निर्धारित है कि आप यहाँ पे आके रहेंगे, फिर आपके आचरण अच्छे होंगे तभी हम आपको नागरिकता देंगे, ना कि आचरण अच्छा नहीं है, आप आतंकवादी है, हमारे देश की किसी महिला से शादी कर लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो हम देशीकरण के आधार पर भी हम आपको नागरिकता देते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये उपयुक्त सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या है, देखिए थोड़े से बाहरी आवाज आ सकते हैं तो कृपया थोड़ा सा उससे परेशान ना हो, क्योंकि थोड़े से अब रात है, लगभग 12 साढ़े 12 1 बज रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं या कुछ जानवर हैं, ऐसे टाइप के जानवर हैं जिनका काम हर समय चलता रहता है, तो आप परेशान इसको लेके ना हो, क्योंकि वो जानवर है और हम इंसान है, तो हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। वो रात को ही जागते हैं, ठीक है, खैर हम लोग भी रात को जाग रहे हैं। अब इधर देखिए क्वेश्चन अगला है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब आपको आर्टिकल याद होना चाहिए कि इसीलिए सब लोग बोलते हैं ना कि आर्टिकल थोड़ा सा, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, आपको वो आर्टिकल मालूम होने ही चाहिए, ठीक है। तो आपको देखना है अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अब ये इसकी चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद जो 14 है, अब इसमें आएगा किसमें ये, तो भाग 3 में आएगा। वो अनुच्छेद कहां से है, 12 से लेके 35 तक है, यानी ये भाग हो गया एक मूल अधिकार का, ठीक। भाग 3 क्या है, मूल अधिकार हो गया, समझना है चीज। भाग 3 जो है मूल अधिकार हो गया, यानी आर्टिकल 14 मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या कर रहा है, विधि के समझ समानता, यानी ये जो लिया गया है विधि के समझ समानता, ये लिया गया है ब्रिटेन से, इसके प्रतिपादक हैं एबी डाइसी। अगर आपसे कोई पूछे इसके प्रतिपादक कौन है तो आप बताएंगे कि इसके प्रतिपादक जो है एबी डाइसी है। इसकी जो बात हो रही है विधि के समझ समानता की है, जबकि विधि के समझ समान संरक्षण की जो चर्चा है वो हमने अमेरिका से लिया है। उसको हमने कहां से लिया है, अमेरिका से, यूएसए से हमने इसको लिया है, ठीक है। विधि के समझ समान संरक्षण में हम जो है कानूनी रूप से सबको जो है बराबर संरक्षण देंगे, ठीक है। और यहाँ विधि के समझ समानता यानी हमारे भारत में कानूनी रूप से सभी लोग समान होंगे, और विधि के समझ समान संरक्षण से मतलब यानी कुछ ऐसे नियम और कानून बनाए जाएंगे जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल या जो हमारे देश के विधायक है, सांसद है, कुछ उनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। फिर अनुच्छेद 14 में एक आ गया है। फिर अनुच्छेद 16 कह रहा है अवसर की समानता। अब आपको आर्टिकल मालूम होना चाहिए ना कि इस आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इधर देखिए आर्टिकल 16 में कहा गया अवसर की समानता, यानी अवसर की समानता का मतलब होता है कि नौकरियों में समानता। जैसे आर्टिकल 15 कहता है धर्म मूल व जन्माधार, जो जन्म है लिंग के आधार पे आपको जो है किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर 16 कहता है कि आपको अवसर की समानता, आर्टिकल 16 कहता है आपको जो है अवसर की समानता दी जाएगी। तो ये भी सही है, यानी आपको सभी लोग, भारत के कोई भी व्यक्ति होंगे जिस चीज के लिए, जैसे यूपी पुलिस के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी, अगर आपसे एलिजिबिलिटी मांगी गई है और आपके पास वो एलिजिबिलिटी है तो आपको उसमें नौकरी दी जाएगी। खैर आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम देंगे, एक बार लीक होगा, फिर दोबारा एग्जाम देंगे, फिर लीक होगा, फिर तिबारा देंगे, तब जाके उसका सिलेक्शन होगा। खैर वो होने में तब तक 3 साल लग जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत। आपको सबसे पहले हम बार बार कह रहे हैं कि आर्टिकल याद होना चाहिए। इसमें है अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी जो आर्टिकल 17 है
इसमें है अस्पृश्यता का अंत, यानी इसे हम लोग छुआछूत नहीं, जैसे पहले क्या होता था कि लोग जो है, जो बड़े छोटे जाति के लोग थे, अगर किसी बड़े या पंडित जी के या मिश्रा जी के या ठाकुर साहब जी के घर के सामने से अगर छोटी जाति के एससी और एसटी के लोग गुजर जाते थे तो वो लोग उसको अशुद्ध मानते थे। आप सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, और उनके पीछे झाड़ू लगा दिया जाता था कि अगर आप मेरे घर के सामने से गुजरेंगे तो आप झाड़ू लगाते जाइए। ये तो विडंबना छोड़िए, अगर बाय मिस्टेकली किसी गलती से ये किसी ठाकुर साहब जी का घर है, ठीक है, और इनके घर के सामने से रोड है, ठीक, तो इधर से एससी एसटी वालों को जाने के लिए मना था। आज खैर नहीं है हमारे भारत में, क्योंकि हम जिस संविधान को हम आज पढ़ रहे हैं, इस संविधान को भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, जो कि एक एससी से आते थे, ठीक है। तो उन्होंने जब ये देखा कि अगर ये ठाकुर साहब जी का घर है, खैर हम किसी पार्टिकुलर जाति की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये अगर उस समय की बात हो रही है, वर्तमान समय की नहीं, ये उस समय की बात हो रही है, तो इनके घर के सामने से नहीं जाते थे, ऐसे होकर एससी वालों को जाना होता था इधर। सोचिए, जो दूरी हम 2 किलोमीटर तय कर सकते हैं उसको 8 किलोमीटर तय करना था हमको। ये चीजें पहले होती थी, समझा रहे हैं चीजें। तो ये है आपकी अस्पृश्यता का अंत, ये चीजें आर्टिकल 17 में है, लेकिन ये उपाधियों का अंत दे दिया है जिसकी चर्चा आर्टिकल 18 में है, ठीक है। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, जो आर्टिकल 17 है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, समझ रहा है। ये आर्टिकल 17 जो है सुमेलित नहीं है, इसमें जो है अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। आर्टिकल 18 क्या कर रहा है, सैन्य उपाधियों की अनुमति। आर्टिकल 18 कहता है कि आर्टिकल 18 कहता है कि चिकित्सा और सेना के अलावा आप किसी प्रकार की उपाधि जो है धारण नहीं करेंगे। चिकित्सा और सेना के अलावा आप किसी प्रकार की आप जो है उपाधि धारण नहीं करेंगे। जैसे पहले क्या होता था, सर, नाइटहुड, ऐसी उपाधि दी जाती थी ना, वो सभी उपाधियों को आप धारण नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या गया आर्टिकल 18 में। तो समझ में आया कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आर्टिकल 17 सुमेलित नहीं है। आगे आइए फिर दूसरा क्वेश्चन, अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। अब आपको देखना है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है, राजनीतिक अधिकार है, फिर आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। इसमें कौन सा सही है, ठीक है। अब आपको देखना है इसमें, अब आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो हमारा संविधान है, जो हमारा अनुच्छेद है, उसमें एक मौलिक अधिकार है भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3 है, ठीक है, भाग 3, जिसकी चर्चा है 12 से 35 तक, यानी जो आर्टिकल है वो 12 से 35 तक है, ठीक है। अब उस 12 से 35 में एक आर्टिकल आता है 21, एक आर्टिकल कौन सा आता है 21, जिसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। आप सोचिए कि जीवन जो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, यानी प्राण, जो हमारे शरीर के अंदर प्राण है, ये हमारे जीवन के अंदर है ना, ठीक है। और हमारे शरीर पे अगर कोई थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, चोट तो दिल पे भी लगती है, टूटता है, रोते हैं, बिखरते हैं लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात दूसरी हो रही है। जीवन का अधिकार एक है, राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि धार्मिक अधिकार है, ठीक है। तो आप इसके बारे में पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे कि क्या है। अब जैसे आर्टिकल 21 है, ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किससे संबंधित, हमारे जीवन से संबंधित है ना, यानी ये किसके अंतर्गत आ रहा है, भाग 3 के अंतर्गत आ रहा है। और भाग 3 के अंतर्गत आने वाली चीजें क्या होती है, मूल अधिकार होती है, ठीक है। तो जो ये जीवन का अधिकार है क्या है, मौलिक अधिकार है, न कि राजनीतिक अधिकार, न कि आर्थिक अधिकार, न कि धार्मिक अधिकार, ठीक है। ये तो अगर आपका मौलिक अधिकार है तभी तो आपको धार्मिक अधिकार मानने का व्यवस्था दी गई है। फिर राजनीतिक अधिकार क्या, राजनीतिक अधिकार मतलब आप वोटिंग करते हैं, वो राजनीतिक अधिकार है आपका, ठीक है। आपका जो आर्थिक अधिकार है, यानी आप पैसा कमाइए, जितना आपकी एलिजिबिलिटी है आप उतना पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो जो जीवन का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। आगे ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा स्पीड है, ये हो जाएगा स्लो, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि कम टाइम में हो जाए, जो 30 क्वेश्चन कराना है तो थोड़ा कम टाइम में हम चाहते हैं कि हो जाए। तो आज थोड़ा सा पहला दिन है, थोड़ा स्पीड में होगा। देखिए नॉलेज बहुत सारे दिए जाएंगे आपको, बशर्ते ये है कि थोड़ा हम आज टाइमिंग को अपने मैनेजमेंट करना चाहते हैं थोड़ा सा,
ठीक है, तो इसको देखते हुए थोड़ा सा ऐसा नहीं होना है कि नहीं परेशान होना है, देखते चलिए, हम धीरे धीरे इसको मैनेज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। अब हर बार हम कह रहे हैं कि आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 19 ये भाग जो है मौलिक अधिकार में है, ये जिसकी चर्चा हो रही है ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार की चर्चा 12 से 35 तक है। 12 से 35 में किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 3 में, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। अब इसी में आता है कि आर्टिकल 19 कहता है कि आपके पास जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। पहले जो थी वो 7 प्रकार की थी। इसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हमने एक हटा दिया, हमने एक को हटा दिया, हमने कर दिया 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, और वो जो एक हटा था वो था संपत्ति का मूल अधिकार। यानी आप देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि मूल अधिकार होता क्या है। मूल अधिकार की चर्चा हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, अब मूल अधिकार को क्या कहता है? मूल अधिकार को जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है, न्यायिक संस्था है, उसके द्वारा जबरदस्ती लागू कराया जा सकता है। ठीक है, तो मूल अधिकार जो है पहले जो है 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब जो है ये 6 प्रकार की हो गई है। ठीक है, तो ये कहता है कि आर्टिकल 19 किस चीज का उपबंध करता है, कि क्या चीज आपको प्रदान करता है? तो उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है कि 7 प्रकार की, 8 प्रकार की, 9 प्रकार की है। ठीक है, तो इस समय वर्तमान में जो है आर्टिकल 19 आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। पहले था ये 7 प्रकार, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 7 से घटा के इसको 6 कर दिया गया। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई है। अब जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उसमें आर्टिकल 19(1) का ये जो है, आर्टिकल 19(1) का ये जो है, इसमें कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की। ठीक है, आपको बोलने की आजादी है, किसी भी चीज को दर्शाने की आजादी है, या कुछ आप छापना चाहते हैं उसको, जैसे पेपर में छपके नहीं आता, लिख के आता है, तो वही सब चीजें हैं। तो आर्टिकल 19(1) एक आता है वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत आता है आपका RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसी को लेके फिलहाल 15 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को बैन किया गया था, क्योंकि यह सूचना का अधिकार है और यह एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अगर किसी का भी हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको वहां तक रद्द कर देगी जहां तक वह लागू होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें कौन सा प्रदान करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब आगे आगे देखिए 12वां, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता। किसकी स्वीकृति के बिना भारत में जो है सरकारी जो व्यय किया जाता है वो किसकी स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता है। देखिए, अब इसमें ऑप्शन दिया है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं उच्चतम न्यायालय। देखिए, जब बजट पारित होता है, जब बजट पेश होता है और आर्टिकल 112 के अनुसार जब बजट पेश होता है, तो बजट पेश होने के बाद जब सभी बातें बता दी जाती है कि हम इतना कमाएंगे, हम इतना खर्चा करेंगे, पहले तो बताया जाता है कि हम इतना कमाएंगे, उसके बाद फिर बताया जाता है कि हम इतना यहाँ पे खर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो जो चर्चा हो रही है आर्टिकल 112 में है। ठीक है, अब होता कैसे है? तो हमारे संसद के दोनों सदनों द्वारा, जब तक ये दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं होगा, यानी संसद जो है, संसद दोनों सदनों से पारित करेगी, लोकसभा या राज्यसभा से, तब जाके जो है भारत में जो पैसे सरकारी व्यय हैं तभी जाके होंगे। अगर संसद इसको पारित नहीं करेगी तो राष्ट्रपति कितना भी चिल्ला लेंगे, वो पारित नहीं होगा, न उससे एक भी पैसा व्यय होगा। ठीक है, तो कौन कहता है इसको स्वीकृति? कौन प्रदान करता है? संसद प्रदान करती है। आगे आगे 13वां देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा? ये 11वां है। क्या कर रहा है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या? भाग 4 है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। जैसे भाग 3 में है आपका मूल अधिकार, आपका जो मूल अधिकार है वो भाग 3 में है, और भाग 3 में जो मूल अधिकार है उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जबरदस्ती लागू कराया जा सकता है। यानी आपका मूल अधिकार किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति द्वारा या राज्य द्वारा, हम आपको पहले ही बताया, राज्य की जो चर्चा है आर्टिकल 12 में है, और राज्य होंगे भारत सरकार, संसद, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी। ठीक है, राज्य सरकारें, विधानसभा, राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी राज्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नीति तत्व की जो संकल्पना है ये किस पे आधारित है? तो हमने तो इसको लिया है आयरलैंड से, लेकिन ये क्यों
जो मूल अधिकार है उसको जबरदस्ती क्यों लागू कराया जाता है, और ये जो डीपीएसपी है इसको जबरदस्ती लागू क्यों नहीं कराया जाता है। ठीक है, ये जानिए। मूल अधिकार जो हमारे जीवन से एकदम बिल्कुल जरूरी है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट लागू करवा देती है, लेकिन जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती लागू नहीं कराती है। ये आधारित होता है सरकार के ऊपर। अब जो सरकार है वो डीपीएसपी में जितनी भी व्यवस्थाएं दी गई हैं, देखिए खैर हम लोग जो जनता है हम लोग के लिए इसी भाग को यही भाग हम लोग को मिलता है और इसी भाग का हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। हम लोग कभी मूल अधिकार को उतना प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, भाग 4 में है। ठीक, ये कहां से कहां तक है, 36 से लेके 51 तक है। भाग 3 है 12 से लेके 35 तक, और भाग 4 है 36 से लेके 51 तक। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं। अब देखिए ये कह क्या रहा है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को, यानी भारतीय जो लोकतंत्र है, अब आपके आदर्श क्या है, यानी जैसे हम ही हैं, हम हैं तो हमारे आदर्श क्या है, यानी हमारे अंदर जो भावना है, हम किसी के प्रति कैसी भावना रखते हैं, या जो समाज है उस समाज के प्रति हमारी भावना कैसी है, इस चीज की चर्चा हमें कहां मिलती है। ठीक है, इस चीज की चर्चा हमें कहां मिलती है, तो हमें मिलती है भाग 4 में, जिससे हम लोग कहते हैं डीपीएसपी, जिसे हम लोग कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है आप लोकतंत्र में आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं, यानी लोकतंत्र जो है, हमारा जो लोकतंत्र है उसके आदर्श क्या है, यानी हमारा जो भारत लोकतंत्र है वो हमारे यहाँ के व्यक्तियों को क्या क्या देगा, हमारे यहाँ के प्रत्येक नागरिक को क्या क्या प्रदान करेगा, इस चीज की ये चीजें आपको कहां दिखती हैं, तो ये चीजें आपको दिखती हैं भाग 4 में, जिसकी चर्चा जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है, 36 से लेके 51 तक है। समझ आ रहा है चीज, ये जो है आपसे कभी पूछे भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं, तो कहां देख सकते हैं आप, भाग 4 में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है भाग 1, भाग 1 की चर्चा है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। ठीक है, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। पहला है कि भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरा है कि हम विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं, तीसरा है कि अपने ही भारत के राज्यों को अपने में तोड़ मरोड़ के एक ही भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भाग 1 है। प्रस्तावना पढ़ते हैं आप कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ऐसा प्रस्तावना पढ़ते हैं। ठीक है, भाग 3 है आपका मूल अधिकार, भाग 3 आपका मूल अधिकार है, जिसकी चर्चा है 12 से 35 तक, 12 से 35 तक इसकी चर्चा है। ठीक है, समझा रहा है, तो आप जो है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहां देखते हैं, तो भाग 4 में देखते हैं, जिसकी चर्चा 36 से लेके 51 तक है। अगला क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है, वेलफेयर स्टेट का, यानी वेलफेयर का मतलब है कल्याणकारी राज्य। कोई भी, जैसे डीपीएसपी जो है, भाग 4 जो है, ये हमारे यहाँ एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है, यानी कल्याणकारी राज्य की बात करता है। यानी हम जो है महिलाओं को कितनी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, हम महिलाओं को प्रसूति सहायता देंगे कि नहीं देंगे, हम अपने यहाँ के नागरिकों को कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता देंगे कि नहीं देंगे, हम अपने यहाँ के लोगों को मेडिकल व्यवस्था दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हम अपने यहाँ के लोगों को प्रशासनिक सुविधा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ये जो चीजें हैं ये कल्याणकारी राज्य का ये उद्देश्य होता है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा ऐसा है जो कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की बात करता है। अब उसमें देखना है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है, यानी अधिकतम लोगों का, यानी सबका कल्याण हो, अधिकतम से अधिकतम लोगों का कल्याण हो, ये सही है। कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, हमारे आप जानते हैं कि जो छोटे लोग हैं, यानी जो लोग कमजोर लोग हैं, उनको बढ़ाने के लिए हम किसी को पैसा दे देते हैं, किसी को कुछ राशन दे देते हैं, जो लोग नहीं कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान हमने कर दिया है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास घर बनाने के लिए नहीं है, हम उनको पैसा दे देते हैं घर बनाने के लिए। ठीक है, तो हम जो है कमजोर वर्ग के कल्याण का भी प्रबंध करते हैं। ठीक है, अगर उनको खाना नहीं मिलता है तो हम 5 किलो राशन देते हैं। खैर वर्तमान में भारत सरकार जो है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, और उसकी जो समयावधि है 2028 तक बढ़ा दी गई है। सोच लीजिए कितना है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, आप देखते होंगे कि मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं। अब जैसे बीएचयू है, चाहे एम्स है, ये जितने भी हैं, पीजीआई लखनऊ है, ये जितने भी चीजें हैं, ये क्या चीजें कर रही हैं, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या है, ये वेलफेयर स्टेट है, यानी कल्याणकारी राज्य की चर्चा है। तो आप इसमें क्या कहेंगे, उपरोक्त में से जो ये सॉरी गलती है, उपरोक्त में से कोई नहीं दिया ना, तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है,
ठीक है, ये तीन होगा। अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, ये हमारे सभी हैं। देखिए, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, हम जितने लोगों को चाहे उतना कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन तीनों सही है। ठीक है, यहाँ पे होगा उपरोक्त में से सभी, लेकिन यहाँ पे ये चीजें गलत कर दिया है। ठीक है, तो उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। किसने कहा था कि राज्य के नीति निषेध तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? किसने कहा था राज्य के नीति निषेध तत्व ऐसे चेक हैं जिसे सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है? यानी जो भाग 4 है, भाग 4 जिसकी चर्चा 36 से 51 तक है, उसमें जो चीजें दी गई है आपको बताया जाता है ना कि भाग जो 4 है, भाग 4 की चर्चा जो है 36 से 51 तक है, और भाग 4 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता, जबकि भाग 3 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जबरदस्ती लागू कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसको केटी शाह ने, केटी शाह ये जो है संविधान निर्माता में ये शामिल है, जो संविधान निर्मात्री थे उसके सदस्य भी रहे ये। ठीक है, तो केटी शाह ने ये कहा था कि राज्य के नीति निषेध तत्व जो है एक चेक के समान है। अब जैसे चेक है, जैसे आप जब किसी को आप चेक देते हैं तो चेक पे जब देते हैं तो उस पर डेट डाल देते हैं अपने मन से। जब किसी को आपको चेक देना है तो आप उस चेक पे डेट डाल दें कि आप जब ये चेक भेजाएंगे तो इस डेट के बाद ही भेजाएंगे। जैसे आप कभी किसी से कोई सामान लेना है, ठीक है, अब हुआ क्या कि आप अभी वो सामान आपको दिया नहीं है कि आपने चेक उसको दे दिया है, यानी पहले कैश नहीं होता है, पहले ला फिर दा। ठीक है, तो पहले ला फिर दा, तो आप जो है चेक जब देंगे तो चेक में क्या होता है कि आप डेट डाल देते हैं कि इस डेट के बाद ही आप इसको भजा पाएंगे। यानी अगर आज तारीख 23 है, अगर हमने आपको आज चेक दिया तो अगर ये अगली तारीख हमने डाल दिया कि हम जो है 4 अप्रैल को, अगर हमने उस चेक पे लिख दिया 4 अप्रैल को ये पैसा भुनाया जाएगा, तो इसके बीच में कभी जिंदगी में नहीं भुना पाएंगे उसको। ठीक है, तब तक इसके बीच में हम सामान ले लेंगे। ठीक, तो ये जो है उसी को कहा गया है कि ये सरकार अपने मन से देती है, यानी जो वेलफेयर स्टेट की बात की जा रही है भाग 4 में, तो सरकार उसे अपने मन से देती है, इसीलिए इसे कहा गया है कि ये एक चेक के समान है। उसे किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान नागरिक संहिता किस किस राज्य में लागू है? अच्छा, समान नागरिक संहिता है क्या जिसकी चर्चा है, इसे हम लोग कहते हैं यूसीसी। यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, इसकी चर्चा आर्टिकल 44 में है। इसकी चर्चा आर्टिकल 44 में है। ठीक है, खैर वर्तमान में उत्तराखंड सरकार और असम सरकार ने लागू किया इसको। ठीक है, उत्तराखंड, असम, ठीक है, इन लोगों ने भी लागू किया है। भारत में सबसे पहले कहां लागू हुआ था? गोवा में। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आर्टिकल 44 में इसकी चर्चा है। यानी भारत में प्रत्येक नागरिकों के लिए, जैसे हम लोग धर्म मानते हैं, अपना धर्म, दूसरा कोई अपना धर्म, तीसरा कोई अपना धर्म, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। अगर एक व्यक्ति शादी कर रहा है तो उसके तलाक का जो नियम हिंदू धर्म में है वही मुस्लिम धर्म के लिए भी होगा, वही ईसाई धर्म के लिए होगा, वही सिख धर्म के लिए भी होगा, वही जैन धर्म के लिए होगा। यही होता है यूसीसी। ठीक है, देखिए इसकी जो चर्चा है बहुत ज्यादा विस्तार में होती है। ठीक, ये 3 से 4 घंटे का क्लास बनता है। अब ऐसे तो 60 में ही आप समझेंगे ना। तो यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो है आर्टिकल 44 में है। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये किस भाग में आ रहा है? भाग 4 में आ रहा है। ठीक है, भाग 4 में आ रहा है, 36 से 51 के बीच आ रहा है। यानी 36 से 51 के बीच ये इसको कौन लागू कर सकता है? सरकार लागू कर सकती है, एक वेलफेयर के रूप में, वेलफेयर स्टेट के रूप में। ठीक है, अब इसको सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती लागू भी नहीं करा सकता। अगर ये मूल अधिकार के अंतर्गत होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको लागू भी करा देता है, लेकिन ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है। ये जो है आपका भाग 4 के अंतर्गत है, जो राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो जब गोवा में है, इधर उत्तराखंड में हो गया, असम में हो गया। ठीक, अब आगे आइए, देखिए ये फिर क्या कर रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? ये चीज समझ आ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि का प्रावधान है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधि का प्रावधान है। अब देखिए, ये आर्टिकल 39 का क, ये जो आपको दिख रहा है आर्टिकल 39 का क, आर्टिकल 39 के क में ही समान न्याय एवं निःशुल्क विधि, यानी आप भले थाने पे जाइए, आपकी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन आपको जो है
पुलिस एक बार फोन करते हैं या एफआईआर दर्ज कराते हैं तो पुलिस आपके तुरंत घर आती है। वो बाद में खैर पैसे लेके रिश्वत लेके मामले निपटा दिए जाते हैं, वो अलग है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछे कि सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 39 क के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए ये आर्टिकल 30 क्या है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं, क्या है, जो लोग अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक लोगों को अपना स्कूल बनाने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक लोगों को अपना स्कूल बनाने का अधिकार, यानी शिक्षा देने का अधिकार है अल्पसंख्यक लोगों का। ठीक है, आर्टिकल 30 के तहत, आर्टिकल 30 के तहत ये मूल अधिकार है, तो आपको शिक्षा देने का अधिकार है। आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। ठीक है, धार्मिक जो स्वतंत्रता दी गई आपको आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक दी गई है। ठीक है, तो आप जो है किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। इसी में केस, कंगा, कछा, कृपाण जो रखने का अधिकार दिया जाता है, इसी जो सिख लोग जो हैं, जो पंजाबी लोग हैं, उन लोगों को जो रखने का अधिकार, केस, कृपाण, ये सब है ना, ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आर्टिकल 33 ये जो है, जो सेना में लोग हैं, जो सेना में लोग हैं, अब इनके लिए प्रदान किया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा मूल अधिकार हो, जैसे आर्टिकल 19 के तहत आपको घूमने का अधिकार, आपको बोलने का अधिकार है, आपको व्यवसाय करने का अधिकार है, बिजनेस करने का अधिकार है। ठीक है, तो आप जो है अगर सेना में रहेंगे तो आप सेना के खिलाफ बोलेंगे। जैसे एक बार चुनाव हुआ था जब 2019 में लोकसभा का, तो उस समय उससे 1 साल पहले एक बहादुर नाम का व्यक्ति था जो बीएसएफ में था, उस बीएसएफ में था, और उसने सेना में यह कर दिया कि यहाँ पे देखिए दाल रोटी वगैरह नहीं बन रही है, तो उसको उससे निकाल दिया गया। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप उस मूल अधिकार के दायरे में नहीं आते हैं। जबकि अगर यही कोई चीज अगर किसी स्कूल में होती है और वहां पे खाना नहीं बनता सही से, तो उस चीज को लेकर अगर कंप्लेंट किया जाता तो सरकार को सुनना पड़ता, और सुप्रीम कोर्ट अगर ये सरकार नहीं सुनती तो उसको जबरदस्ती लागू कराती। समझा रहा है चीज? यानी अनुच्छेद 33 का जो है, ये जो हमारे सेना के जवान है, इन लोगों को रोकता है। ठीक है, अनुच्छेद 25 जो है आपको धर्म का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39 का जो है आपको समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 जो है ये अल्पसंख्यकों को कहता है कि आप जो है स्कूल बनवाइए। ठीक है, इसके आगे ये फिर देखिए ये क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का अधिकार दिया गया है? राज्य को ग्राम पंचायतों को गठन करने का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 40 है। इसके तहत जो है हमारे देश में ग्राम पंचायतों को लागू करने का अधिकार दिया गया है। खैर ये अधिकार पहले नहीं था, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 1992 द्वारा भाग 9 क जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 क जोड़ा गया, जिसमें चर्चा है पंचायत की। ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं कि जो डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा, यानी इस 36 से 51 के बीच जो आएगा, इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है। ये एक वेलफेयर स्टेट के रूप में होता है, और इसे राज्य है, जो सरकार है, वही लागू करा सकती है। ठीक है, तो जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसी में भाग 9 क जोड़ा गया, जिसकी चर्चा पंचायत है। ठीक है, समझा रहा है? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जब इसको लाया गया तो पंचायत लाया गया। ठीक है, इसी में एक है 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, इसके भाग को कहते हैं 9 का ख, जिसमें चर्चा आपके नगर पालिका की चर्चा है। समझा रहा है चीज? एक है भाग 9 ख, एक है भाग 9 क, एक है 73वां संविधान संशोधन, एक है 74वां संविधान संशोधन। ठीक, तो आर्टिकल 40 में जो दिया गया है, ये चर्चा दिया गया है आपके पंचायतों के गठन करने का अधिकार। जब तक पंचायत आर्टिकल 40 में रहता है, उसको सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती लागू नहीं करा सकती थी। इसीलिए 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किया गया। इसी दोनों के तहत इसको उठा के भाग 9 क और भाग 9 ख में रख दिया गया। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है अनुच्छेद 48 दिख रहा है कि आपके पास ये अधिकार है कि वन और पर्यावरण की सुरक्षा, डीपीएसपी, वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करने का अधिकार व्यक्तियों का होगा, हमारे देश के नागरिकों का होगा। खैर वो लोग पेड़ काटते हैं, पेड़ लगाते नहीं है। ये आपके आर्टिकल 48 का है। आर्टिकल 78 कहता है कि जो प्रधानमंत्री है उसका कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को वो सारी जानकारी दे जो वो काम कर रहा है। आर्टिकल 78 के तहत ये कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास ये अधिकार है, उनको ये शक्ति दी गई कि अगर राष्ट्रपति किसी भी चीज को मांग रहे हैं या किसी चीज के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो उसके बारे में उसको बताएंगे। ये चर्चा किसके तहत है? आर्टिकल 78 के तहत है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा, जिसे अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, इसे हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचार। यानी
जो आपको 12 से 35 मिलता है, ठीक है, ये जो 12 से 35 आपको मिल रहा है, ये अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसके तहत संवैधानिक उपचार के तहत आप जो सीधे सुप्रीम कोर्ट भाग सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका संवैधानिक उपचार, ये है आपका जो है पंचायत, ये जो है वन एवं पर्यावरण, ये जो है प्रधानमंत्री से संबंधित राष्ट्रपति को सूचना देने का अधिकार। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए इसमें क्या कर रहा है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है। क्या कर रहा है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है। यानी सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये किस भाग में आता है, यानी और देखिए सबसे पहले और ये भी मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 50 के तहत, अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाता है। किसके तहत, अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से, जैसे 50-50 नहीं होता है, तो 50-50 में अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाता है। हमारे यहाँ हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, लेकिन चौथा स्तंभ जो है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक है विधायिका, एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका, एक है कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका। ठीक है, एक है न्यायपालिका, एक जो है हमारे यहाँ के देश के सचिवों ने कहा कि प्रेस जो है हमारा चौथा स्तंभ है। खैर ये 161वें नंबर पे और एक नचनिया जैसा काम करता है ये। ठीक है, तो जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका है, ये एक दूसरे से पृथक है, अलग है। यानी जो कार्यपालिका करेगी उसमें हस्तक्षेप न्यायपालिका नहीं करेगा, और जो न्यायपालिका करेगी उसमें हस्तक्षेप कार्यपालिका नहीं करेगी। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो जो संविधान का भाग 4 है, जो भाग 4 है, ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। यानी भाग 4 में, यानी जिसे हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, क्या कहते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है आपका ये जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, 7वीं अनुसूची मौलिक अधिकार, ये 12 से 35 तक है, प्रस्तावना आप जान ही रहे हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची है जिसमें संघ राज्य के सूचियों का बंटवारा किया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और शीर्ष सूची। ये जो है केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, एक पे राज्य को बनाने का अधिकार है, एक पे केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, एक पे सिर्फ केंद्र ही बनाएगा। ऐसी चर्चा जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्रस्तावना पढ़ ही रहे आप लोग। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये आपको पता ही है, नहीं पता है तो इसको रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, मौलिक अधिकार आप जाने रहे हैं, भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसकी चर्चा है 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जबरदस्ती लागू कराया जा सकता है, यानी बलपूर्वक इन्फोर्समेंट द्वारा इसको लागू कराया जा सकता है। अगर ये किसी भी व्यक्ति का छीना जाता है तो किसके द्वारा, राज्य द्वारा। राज्य क्या है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 12 में है, भारत सरकार संसद, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, राज्य सरकार विधानसभा, राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, ये सभी राज्य हैं। ठीक है, वो राज्य नहीं एमपी यूपी, ये राज्य नहीं, ये राज्य यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको ये समझाया कि पृथक्करण किससे है, किसमें चर्चा है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। अगला देख लीजिए, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत गांधीवाद विचारधारा पे आधारित नहीं है। अब देखिए, आप सबसे पहले जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो इसी नीति निर्देशक तत्व को पढ़ते समय आपको उदारवादी मिलेगा। ठीक है, उदारवादी मिलेगा, समाजवादी मिलेगा और गांधीवादी मिलेगा। 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। कौन कौन से, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी होंगे, उदारवादी और गांधीवादी। ठीक है, गांधीवादी होंगे। ठीक, यानी ये जो 3 प्रकार है, ठीक, यही आप जब डीपीएसपी पढ़ते हैं भाग 4, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसकी चर्चा है 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके कहां तक, 51 तक। अब जो है 36 से 51 को कहीं समाजवादी के रूप में बांटा गया है, कहीं उदारवादी के रूप में बांटा गया है, कहीं गांधीवादी के रूप में बांटा गया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में चर्चा की गई है गांधीवाद विचारधारा की, उसमें गांधीवाद विचारधारा में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो उसमें आता है ग्राम पंचायतों का गठन। आप जानते होंगे कि 2 अक्टूबर 1959 को जब राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पहली बार पंचायत की संकल्पना की गई थी, तो किसकी जन्म पे की गई थी, महात्मा गांधी के। यानी गांधीवाद विचारधारा ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी गांधीवाद विचारधारा पे आधारित है। ठीक, दूसरा है
14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। तीसरा है औषधि उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब महात्मा गांधी जी अपने साबरमती आश्रम में बैठे रहते थे तो उन लोगों से कहते थे कि आप जो है अन्य दवाइयां लेने से ज्यादा बेटर है कि आप जो है आयुर्वेदिक दवाइयों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो है मदिरा वगैरह का सेवन आप नहीं करना है आपको, ठीक है, इससे प्रतिबंध है। ये भी यानी ये भी गांधीवाद में आ गया। फिर डी वाला है कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना, ठीक है, यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आप जानते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और हरिजन, जो भगवान के लोग हैं, जिसकी हरिजन जो नाम दिया गया ये गांधी जी द्वारा दिया गया है। ये तो अपने लोग बोल देते हैं, ठीक है, जो लेकिन हरिजन दिया गया है वो गांधी जी द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना ये गांधीवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। औषधि उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों का सेवन प्रतिबंध है, ये जो है गांधीवाद के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायतों का गठन भी बता दिए हैं, ये गांधीवाद के अंतर्गत आता है। लेकिन 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो है ये गांधीवाद के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ये आप कहां पढ़ेंगे, डीपीएसपी में। जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसमें बांटा रहता है कि कौन से समाजवादी के अंतर्गत है, कौन गांधीवादी के है, कौन उदारवादी के है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि उदारवादी विचारधारा, आपने नाम सुना होगा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, यानी हमारे यहाँ जो भी कंपनियां काम करेगी हम उनके प्रति थोड़ा सा सहानुभूत होंगे, हम जो है उनको डराएंगे नहीं, हम उनको धमकाएंगे नहीं, हम उनको मारेंगे नहीं, ठीक है। ये होता है उदारीकरण। इसी चीज की चर्चा किसमें की गई है, यानी किस विचारधारा पर आधारित है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है, ठीक है। यानी कौन सा जो है ऐसी विचारधारा है जो उदारवादी में नहीं है। इसमें क्या है, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी हम जो है उदारवाद है, यानी उदारवाद है तभी तो हमने न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को अलग किया है, ठीक है। समस्त देश के लिए एक समाज सेवी संहिता प्रदान करना, ठीक है, समस्त देश के लिए एक समाज सेवी संहिता प्रदान करना, यानी हमारे भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए। ऐसा हमारी सरकार नहीं है कि हम जो है किसी एक के लिए अलग कानून बनाए, किसी एक के लिए अलग कानून बनाए, कोई अलग धर्म मान रहा है, कोई अलग धर्म मान रहा है, ठीक है। हमने जो है समाज देश के लिए एक समान सेवी संहिता प्रदान करना ये हमारा अधिकार है, ठीक है। तो किसके अंतर्गत आता है, ये उदारवादी हमारे ना, ये हम उदारवाद है ना, यानी कि हम किसी धर्म को ज्यादा मान रहे हैं, किसी धर्म को कम मान रहे हैं, कोई धर्म ज्यादा ऊपर उठा कर रखे, कोई धर्म नीचे उठा बैठा के रखे, ठीक है। तो जो हम बराबरी का लेके मामला चल रहे हैं वो उदारवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तीसरा है कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, यानी ये हमारा अधिकार है ना कि हम अपने ताजमहल का संरक्षण कैसे करें। अब भले से हम जो है उस वही मथुरा के पास जो वही आगरा के पास हमने कंपनी रिफाइनरी लगा के रखा है और उसे ताजमहल पीला पड़ रहा है। इससे हम लोगों को सोचना होगा कि नहीं, हमें जो है ताजमहल को पीला होने से बचाना चाहिए, ठीक है। ये कंपनी नहीं चले, हम पेड़ों को लगाएं, न कि पेड़ों को काटें। पेड़ों को काट रहे हैं, जिससे पेपर बना रहे हैं, तो इससे और जो है गर्मी बढ़ रही है और सब जो आपका ताजमहल है जो प्रेम का प्रतीक लोग कहते हैं वो जो पीला पड़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ये सभी उदारवाद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आइए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए, जो चीजें समझ में नहीं आई होंगी उसको तुरंत कमेंट में लिख दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पहला दिन है, हमें भी थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व कराने में, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक फीलिंग नहीं होता है, उस फीलिंग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अजीब टाइप है थोड़ा सा, बाकी सही है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है। अब निर्वाचक मंडल होता क्या है, ठीक है। अब निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक निर्वाचक मंडल, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चर्चा किसमें है, भाग 15 में है, ठीक। भाग 15 में जिसकी चर्चा 324 से लेके 329 तक है, ठीक। भाग 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चर्चा 324 से लेकर 329 तक। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक निर्वाचक मंडल बनाता है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं, तो इस निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य होते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। दूसरा, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के, देखिए आप यहाँ पे देखिए, राज्य विधानमंडल के जो विधानसभा है,
सिर्फ उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि पूरे देश में हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो दिया गया है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। तीसरा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। ठीक है, अब इसमें आपको कूट के रूप में दिया है कि कौन कौन सा सही होगा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी पहला लेना हमको है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी जो लोग वोटिंग चुन के आए हैं, वोटिंग करा के आए हैं, जिनको चुन के भेजा गया है, वो लोग, न कि जो मनोनीत है। यानी राज्यसभा में जो लोग 12 लोग मनोनीत होते हैं और लोकसभा में जो 2 लोग पहले मनोनीत होते थे, उनको 2020 में समाप्त कर दिया गया। यानी टोटल मिलाकर 14 जो लोग थे, वो लोग कभी भी भाग नहीं लेते हैं उनके वोटिंग में, क्योंकि जो निर्वाचन मंडल है ये वोटिंग का काम करता है। ठीक है, तो पहला लेंगे। दूसरा है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य के जो विधानमंडल है उसके दोनों सदन कभी नहीं होंगे, एक ही है। विधानसभा, विधान परिषद की बात नहीं है, क्योंकि हर राज्य में विधानसभा नहीं है, तो सिर्फ चर्चा है विधानसभा की। ठीक है, सिर्फ विधानसभा की चर्चा है, तो यानी ये वाला गलत हो गया, ये वाला नहीं होगा, यानी पहला है। तीसरा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बात सही है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनको लिया जाएगा। यानी हमने 1 लिया, हम 3 ले लिए। ठीक है, अब देखना है चौथा क्या कर रहा है? दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं ये पहले नहीं थी, लेकिन बाद में इनको भी शामिल कर लिया गया, यानी हम चौथे भी सही है। यानी हमारा 1, 3 और 4 कहाँ है? 1, 3 और 4 आपको दिख रहा होगा डी में। ठीक है, 1, 3, 4 डी में दिख रहा होगा। ठीक, तो ये जो है, जो निर्वाचक मंडल आपसे पूछ रहा है, निर्वाचक मंडल किस चीज के लिए होता है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होता है। ठीक है, समझ आया कौन सा सही है? ये डी वाला सही है। ठीक, आगे देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या उनकी उम्र होनी चाहिए, इन सबों की चर्चा करना है। तो पहला क्या कर रहा है? वह भारत का नागरिक हो। बात सही है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर भारत के नागरिक नहीं है तो भारत का कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, तो यानी पहली योग्यता में आप पास हुए। दूसरा है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सही बात है। राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति आपको बनना है तो आपकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा कह रहा है वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। वो संसद का सदस्य ही है लोकसभा। ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा है उसके लिए 30 वर्ष होती है, जबकि इस लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। इसीलिए कहा गया है कि वह संसद का जो सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये नहीं होगा। वो संसद के सदस्य की बात ही नहीं है। वहां पे ये बोला जाता है कि लोकसभा सदस्य की निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यानी ये जो है, अब इनमें से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2। यहाँ पे जो संसद का सदस्य है इसमें यह कहा जाएगा कि लोकसभा के सदस्य का निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, समझ आया? सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? आप देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक, किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो किसको देगा? तब न्यायाधीश को देगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। ठीक, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो अन्य न्यायाधीश जो 33 है उसमें जो वरिष्ठ होगा उसको देगा। ठीक है, कहीं कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं वो भी चले गए, फिर वो भी चले गए, सभी लोग ससुराल चले जाएंगे, क्या रहेंगे? कोई ना कोई। अगर भारत की न्यायपालिका में कोई नहीं है तो हमारा भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? तो उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति नहीं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? देखिए क्या कह रहा है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। ठीक है, ये जो महान्यायवादी आपको दिख रहा है इसकी चर्चा आर्टिकल 76 में है। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है
ठीक है, इसकी चर्चा अलग है। ठीक है, प्रधानमंत्री ये जो है इनकी चर्चा अलग है, राष्ट्रपति इनकी चर्चा अलग है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक, भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति होता है, क्योंकि हमारे भारत सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। प्रधान वो है भले एक मोहरे के रूप में, लेकिन हमारे भारत सरकार जो काम करती है सभी, चाहे वो किसी देश से अपना आयात कर रही है, चाहे निर्यात कर रही है, चाहे कोई सामान हथियार मंगा रही है या कोई हथियार बेच रही है, तो जितने भी काम होंगे वो सब राष्ट्रपति के नाम होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो है भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, हमारे देश का राष्ट्रपति है, न कि प्रधानमंत्री, न कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, न कि महान्यायवादी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोल रहा है? कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का कौन कर सकता है निपटारा, तो उसको करेगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इनके विवादों का निपटारा करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इनके विवादों का निपटारा करेगा। ठीक है, समझा ना ये चीज? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ये संसद से कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, ये तो खैर खत्म ही है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है इनके निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करेगा। ठीक है, आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अभी आपने देखा पीछे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, कौन से? निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदनों द्वारा, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के जो है निर्वाचित सदस्य विधानसभा के, वो लोग रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सिर्फ संसद के सदस्य होते हैं। संसद के सदस्य वो निर्वाचित हैं या मनोनीत है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, संसद के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, भारत के उपराष्ट्रपति में कौन शामिल होता है? संसद के सदस्य शामिल होते हैं, और वही जो है इनका निर्वाचन करते हैं। ठीक है, समझ में आया? संसद के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ये गलत है। वो जो मनोनीत है वो भी भाग लेते हैं। संसद और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ये भी गलत है। विधानसभा के लोग भाग लेते ही नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा ही नहीं लोकसभा भी इसमें भाग लेती है। ठीक है, तो संसद के सदस्यों द्वारा, यानी संसद के जितने भी सदस्य हैं वो चाहे निर्वाचित है चाहे मनोनीत है, वही भाग लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कर रहा है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। अब वो ये देखिए बढ़ नहीं रहा है थोड़ा सा, इसमें होता क्या है कि इसमें छोटे से मक्खी भी बैठ जाती है, इसमें हाथ काम नहीं करता है। अब छोटे की कितना सेंसिटिव ये चीज है। छोटा भी इसमें मच्छर बैठा था, वो उसके बैठने से देखिए इधर उधर जा नहीं रहा था। ठीक है, आप देखिए इधर छोटे छोटे ये सब कितने सेंसिटिव चीजें हैं। अभी फिर नहीं लगता है बैठा है। ठीक है, अब इसके लिए हमको देखिए यहाँ पे बैठा है, देखिए लिख रहा है। ठीक है, एक बीच बीच में आ जा रहा है वो। ठीक, देखिए उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। अगर आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे तो क प्लस स, ठीक है, ये होता है छ। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसका होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा का जो है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, वो सभापति होता है राज्यसभा का। ठीक, अभी आप उसका निर्वाचन देखें, कौन भाग लेगा? संसद के जो दोनों सदन है वो भाग लेंगे, वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को पदेन अध्यक्ष किसका कहा जाता है? राज्यसभा का, सभापति के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? देखिए ये चीजें तो खैर 2020 में समाप्त कर दी गई है। ठीक, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे क्या कर सकता है? क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो आप क्वेश्चन कैसे बताएंगे? जैसे राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के लिए चुने जाते, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। खैर इसको 2020 में समाप्त कर दिया गया है। ये जो है 2020 में समाप्त कर दिया गया है। अब ये भारत में नहीं है, एंग्लो इंडियन अब मनोनीत नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो कितने हैं? 2।
2 जो है लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, बाकी जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो 12 करते हैं। वो जो है एंग्लो इंडियन नहीं है, वो शिक्षा से है, खेल से है, विज्ञान से है, ऐसे करके 12 लोग हैं। तो टोटल पहले मिला के 12 + 2 यानी टोटल संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। तो कभी कभी पूछता था आपसे क्वेश्चन कि भारत की संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो तब 14 था। अगर आपसे अलग पूछता कि भारत की संसद के एक सदन राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो आप बताएंगे 12। अगर आपसे पूछता कि भारत की संसद जो है उसके लोकसभा वाले सदन से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 2 कौन है? एंग्लो इंडियन है। ठीक है, यही मनोनीत किया जाता है, ये लोकसभा के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर कहीं बैठा है, देखिए यार मान ही नहीं रहा, उसको दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 76 महान्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा। इनकी नियुक्ति कौन करता है? पीएम के सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, पीएम के सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। इनका जो वेतन बनता है कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी आपसे कभी पूछे कि जो महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, तो राष्ट्रपति के। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी काम करते हैं। ठीक, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। किसके कहने पे? प्रधानमंत्री के कहने पे। ठीक है, ये भारत सरकार का केस लड़ता है। यानी अगर मान के चलिए कि किसी राज्य ने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया, ठीक है, किसी राज्य ने, जो राज्य की कोई सरकार है भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया, तो कौन लड़ेगा इसका? महान्यायवादी लड़ेगा। ठीक है, आप जो है ये जो महान्यायवादी है ये किसी प्राइवेट व्यक्ति का भी केस लड़ सकता है। ये ऐसा नहीं है किसी भारत सरकार का ही लड़ेगा, ये किसी प्राइवेट व्यक्ति का भी केस लड़ सकता है, बशर्ते जो वह केस उस व्यक्ति का लड़ रहा है वो भारत सरकार के खिलाफ ना हो। अगर वह केस भारत सरकार के खिलाफ होगी तो महान्यायवादी जो है वह केस जो है नहीं लड़ेगा। ठीक है, कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। किस अनुच्छेद में है? 76 में है। ठीक है, आगे आइए, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी भारत के राष्ट्रपति को अगर हटाना है, खैर आज तक कभी भी महाभियोग हमारे यहाँ चला ही नहीं और न किसी के ऊपर पारित हुआ है। ठीक है, और हमारे देश के राष्ट्रपति की किसी को भी महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है। तो ये पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। कैसे चलाया जा सकता है? विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा। क्या कोई अधिकरण गठित करके आप जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चला सकते हैं? या बी है उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई ऐसी विधि है कि उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए? या तीसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पे जो है महाभियोग चलाया जा सकता है? या डी चौथा कि संसद द्वारा। ठीक है, तो डी जो है वो संसद द्वारा होता है, वो भी विशेष बहुमत से। ठीक है, विशेष बहुमत से ही होता है। ठीक है, यानी जिसे हम 2/3 कहते हैं। ठीक, 2/3 बहुमत से ही संसद के दोनों सदनों से पारित होगा, तब जाके जो है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए ये जो इतने क्वेश्चन है आपको बताए गए हैं, इतने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। देखिए आप थोड़ा सा पहला दिन है, हमें भी ज्यादा बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले दिन है, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, खैर ये जो है धीरे धीरे आपको, ये थोड़ा कम जानकारी थी, इसमें और भी जानकारी ऐड की जा सकती थी, लेकिन आज पहला दिन होने के नाते हमने जो थोड़ा सा इसमें अपने समय को थोड़ा सा काट लिया है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले किसी प्रैक्टिस के साथ। एक अच्छा प्रैक्टिस होगा, चाहे ज्योग्राफी का होगा चाहे पॉलिटी का ही, फिर मिले। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, ये आप हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।